हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 10 जून 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। मेरा नाम है विकास शर्मा। एसएससी बैंक रेलवे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पूरे सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसको बोलते हैं फीमा, तो ये किस वर्ष में लागू किया गया था? बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, आप देखेंगे कि कोई भी एनजीओ या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में काम कर रहा है, अगर उसको कोई विदेशी फंडिंग मिलती है, विदेश से डॉलर्स मिलते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उसकी पूरी जांच की जाती है कि क्या ये सही तरीके से आया हुआ है। अगर कहीं पर फेमा कानून का कोई उल्लंघन होता है तो आप देखेंगे कि उसको बैन भी कर दिया जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है पार्टिकुलर, उनके ऊपर रोक भी लगा दी जाती है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, वो पूरी तरीके से नकेल कस के रखता है और वो देखता है कि कौन सा एनजीओ जिसको फंडिंग मिल रही है वो वैलिड है, किसको जो फंडिंग मिल रही है वो गलत तरीके से गलत एक्टिविटीज़ कराने के लिए मिल रही है। अब सपोज कर लो कि भारत में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया जिसको पाकिस्तान के किसी जगह से फंडिंग आ रही थी और उसका बाद में एक्सपोज होता है, तो फीमा के अंतर्गत में उसको पार्टिकुलरली बाद में बंद कर दिया जाएगा। उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लगा दिया जाएगा, क्योंकि वो गलत कार्यों के लिए, टेरर फंडिंग व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है ये फीमा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको बताना है कि कब ये जो है लागू हुआ था। How many Kirti Chakras were conferred by the President Draupadi Murmu at the June 2026 ceremony? तो जून 2026 के समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने कीर्ति चक्र यहाँ पर दिए हैं? आपको बताना चाहूँगा कि टोटल जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं ये अभी दिए गए हैं 51। इसमें से जो कीर्ति चक्र हैं वो हैं 7। अब क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर नोट करनी है, मैं सब कुछ आपको टेबल फॉर्मेट में बता दूंगा। बस आप इतना समझें कि अभी राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में जैसे जो बहादुर सैनिक हैं और जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, इनको सम्मानित किया गया है। तो टोटल जो है 51 पुरस्कार यहाँ पर दिए गए और जिसमें से जो कीर्ति चक्र हैं वो हैं हमारे 7। ठीक है, तो 7 तो कीर्ति चक्र यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद जो है 15 वीर चक्र हैं, 15 वीर चक्र दिए गए, 29 जो है शौर्य चक्र दिए गए। ये फेज़ 1 में जो लोगों को सम्मानित यहाँ पर किया गया। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जो एक ख़ास नाम है ना, वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। ये जो ख़ास नेम है वो है एयर कॉमोडोर प्रशांत बालाकृष्ण नायर, और ये जो गगनयान मिशन है उसके पायलट हैं, और लेफ्टिनेंट कमांडर ये हैं दिलाना के रूपा। ठीक है, तो इनका नाम जो है इम्पोर्टेंट है, दिलाना के एंड रूपा ए। तो ये जो है लेफ्टिनेंट कमांडर हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया। इनका बहुत ही अच्छा जो इतिहास है उसके कारण जो है इनको यहाँ पर नोटेबल रेसिपिएंट्स के रूप में इनको इंक्लूड यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ था कि इन दोनों की कहानी अलग है। जो ऐतिहासिक समुद्री यात्रा है ना, उसमें इनको जाना जाता है। मतलब ये पहली ऐतिहासिक समुद्री यात्रा करने वाली जो है पहली लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना और रूपा जो है, इनको विशेष सम्मान में सम्मिलित किया गया। तो इनका नाम जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बाकी पूरी लिस्ट में आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जो वीर चक्र है उसमें से 7 लोगों को जो वीर चक्र दिया गया है, तो 5 लोग ऐसे हैं जिनको लिविंग रिसिपिएंट्स हैं, मतलब कि जिंदा रहते ही इनको ये अवार्ड मिला, और 2 लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो उस दुनिया में नहीं है। पॉस्ट्यूमसली जो रिसिपिएंट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि जब मरने के बाद, मरणोपरांत बोलते हैं ना, तो वो अवार्ड दिया था उसको पॉस्ट्यूमस रेसिपिएंट्स बोलते हैं। वीर चक्र में ऐसे 15 लोग हैं जिसमें 12 लोग लाइव हैं और 2-3 लोग जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। 29 शौर्य चक्र मिले जिसमें से 28 लोग ने लिविंग रेसिपिएंट्स हैं और 1 लोग जो हैं ये पॉस्ट्यूमस हैं। और टोटल अवार्ड्स मिलते हैं यहाँ पर 51, और 45 लोग जो है लिविंग रेसिपिएंट्स हैं और 6 लोग जो है वो पॉस्ट्यूमसली दिए गए। अच्छा, आपको बताना चाहूँगा कि जो वॉर टाइम के गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं उसमें 3 मेजर अवार्ड्स माने जाते हैं। एक है परमवीर चक्र, एक है महावीर चक्र और एक है वीर चक्र। और जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं इसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र शामिल होते हैं। मैं आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर दे रहा हूँ शौर्य चक्र की।
कितने जो भी लोग हैं उन सभी के नाम यहाँ पर है। एक्चुअली इसमें आपको ये बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से जो इंस्पेक्टर हैं लक्ष्मण केवात और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख, इनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, तो इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी काफ़ी सारे लोग आर्मी से हैं, नेवी से हैं, एयरफोर्स से हैं। तो ये पूरी जो लिस्ट है वो यहाँ पर दी गई है, तो आप इसको एक बार क्रॉप करके देख सकते हैं। PDF में तो आपको ये मिल ही जाएगा। अच्छा, जो वीर चक्र के अवॉर्डीज़ हैं उनके नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। वीर चक्र के जो अवॉर्डीज़ हैं इसमें इनकी रैंक यूनिट है और कहाँ से ये आते हैं, फोर्स कौन सा है इनका, तो आर्मी है, एयरफोर्स है। तो आर्मी और एयरफोर्स के जो जवान हैं उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो इनके जो नाम है वो आप एक बार नोट कर लीजिएगा, कर्नल कोशांक लांबा, ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिंधु। तो ये सब लोग जो है ना, आप इनके नाम एक बार जो है रीड कर लें, अगर एग्जामिनेशन में पूछ ले जाए कि इसमें से किस किस को जो है वीर चक्र मिला है, तो आप एक बार आइडेंटिफाई एटलीस्ट कर सकें। अच्छा, कीर्ति चक्र में 7 लोग हैं, तो 5 लोग मैंने जैसा बताया कि जो है जीवित हैं अभी, तो उसमें इन लोगों के नाम है। आर्मी से आते हैं रेजिमेंट ऑफ द आर्टिलरी 34 राष्ट्रीय राइफल्स, लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम, ठीक है, तो ये हैं। तो अलग अलग लोगों के नाम है। 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस के हैं, आर्मी से आते हैं, इनकी यूनिट है। और नायब सूबेदार दोलेश्वर सुब्बा ये हैं। और अलग अलग तरीके के जो रैंक और यूनिट हैं, फोर्सेस हैं, तो उनसे आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। और जो मरणोपरांत दिया गया 2 लोगों को, तो इनका नाम है सिपॉय जंजाल प्रवीण प्रभाकर और लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी, ठीक है। तो ये आर्मी सर्विस से हैं। तो इनको जो है राष्ट्रीय राइफल्स और सिक्किम स्काउट्स यूनिट के, तो इनको जो है पॉस्टमसली कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद जो शौर्य चक्र है पॉस्टमसली किस किस को दिया गया, तो ये है लांस दफादार बलदेव चंद, ठीक है। और इनको वीर चक्र 2 ऐसे लोग हैं, तो इसमें इनको जो है सम्मानित किया गया है। अब जैसे ये जो 44 वाली जो कैटेगरी है ना, इसमें आप देखेंगे पुलिस से 2 लोग हैं यहाँ पर। ये हैं सब इंस्पेक्टर GD मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल GD दीपक चिंगाम। तो ये MHA मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स से आते हैं, तो इनको दिया गया। और आर्मी से जो है ये हैं राइफलमैन सुनील कुमार, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर की जो लाइट इन्फेंट्री है, तो वहाँ से JKLI से आते हैं, ठीक है। ये इनकी रैंक यूनिट है। की हाइलाइट्स आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, काफ़ी आपके लिए समराइज फॉर्मेट में हमने प्रोवाइड करा रखा है एप्लीकेशन में। देखो, डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एग्जामिनेशन में कभी भी कोई चीज़ आ सकती है, इसलिए हम कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहे, इसलिए हमारी वीडियो की लेंथ भी थोड़ी सी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। किस देश के एथलीट नबीला सोल बराजा को चैंपियनशिप का सबसे सफल एथलीट माना गया है? तो गुजरात में पहली बार जो वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप है 2026, तो इसका आयोजन किया गया। और इसमें जो है अर्जेंटीना जो है ना, तो इनके जो एथलीट्स हैं, तो इनको जो है सबसे सक्सेसफुल एथलीट्स वहाँ पर माना गया है, ठीक है। तो ये जो योगासन चैंपियनशिप है, ये पहले तो आप देख लीजिएगा होती कहाँ पर है, ये अहमदाबाद के गुजरात में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा हो जाता है। अब इसमें जो है लगभग 79 अलग अलग कंट्रीज़ के लगभग 522 एथलीट्स से उन्होंने इसमें यहाँ पर जो है अपना दमखम दिखाया। और भारत ने कुल 114 पदक जीते, जिसमें से 102 गोल्ड मेडल यहाँ पर हैं। तो ये जो वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप थी, इसमें भारत का डंका था और 102 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं, ठीक है। और 114 मेडल में से तो यही हैं। जापान ने 2nd प्लेस यहाँ पर फिनिश किया है। अर्जेंटीना जो है वो 3rd स्पॉट पर यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो इनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है नबीला सोल बराजा, ठीक है। तो ये एक एथलीट है, तो इनका नाम यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि एग्जामिनर आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा कि यहाँ पर 3rd कौन सा आया, 2nd प्लेस किसको मिला हुआ है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी यहाँ पर, ओके। क्योंकि भारत यही चाह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा जो खेल है वो हमारा आए, और इसमें एक बड़ा कदम है, क्योंकि जो योगासन है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी ख्याति जो है वो भी यहाँ पर मिली है, ठीक है। और कंपटीशन में 6 अलग अलग कैटेगरीज थी, 6 एज कैटेगरीज में, सब जूनियर टू सीनियर, ठीक है। और इसमें ट्रेडिशनल योगासना, आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर एंड द रिथमिक पेयर, तो ये अलग अलग जो वो है ना कैटेगरीज, तो उनको यहाँ पर रखा गया था। और ये जो पूरा इवेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ, इसके साथ मिलकर जो है इसको किया गया।
रक्षा मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रस्तावित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना लगभग कितने एकड़ रक्षा भूमि पर विकसित की जाएगी? तो अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी एकर्स ऑफ डिफेंस लैंड विल द 250 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन सीतापुर उत्तर प्रदेश अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस बी डेवलप्ड ऑन? तो आपको बताना चाहूँगा कि अभी ये जो 250 मेगावाट है तो इसको मंजूरी दी है जो हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। तो इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है कि इसमें जो बैटरी एनर्जी BESS ये सिस्टम होगा और जो बिजली को है ना जमा करके रखेगा। तो 850 एकड़ पर जो है इसको बनाया जा रहा है बेसिकली, ठीक है। और ये इतना बड़ा है कि जो सेना है वो अपनी बिजली के लिए जो है ग्रिड पर कम निर्भर रहेगी। तो इस प्रोजेक्ट से जो है काफ़ी ज़्यादा जो आर्मी है उसको यहाँ पर सेनाओं को मदद मिलने वाली है। तो ये जो परियोजना है वो है 250 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है, और इसके साथ में जो इंटीग्रेटेड जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है इसको यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंपॉर्टेंट है। कितने मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है ये है, किया किसने? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, ठीक है। कहाँ पर? सीतापुर में, ठीक है। ये जो सीतापुर एक्स कैंटोनमेंट एरिया है उत्तर प्रदेश का वहाँ पर, ठीक है, जो डिफेंस लैंड बैकेंड थी तो उसको इन्होंने यूटिलाइज़ यहाँ पर किया। 850 एकड़ का ये लगा रहे हैं, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी बहुत कुछ है तो आप इसको PDF में रीड कर पाएंगे। What is the primary theme of the Sapling 2026 dialogue held in अहमदाबाद? तो अभी अहमदाबाद में आयोजित सैपलिंग 2026 जो है इसकी मुख्य थीम क्या थी? तो आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ पर जो सैपलिंग 2026 हुआ है इसकी थीम है अनलॉकिंग वैल्यू एडवांसिंग फूड प्रोसेसिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन साउथ एशिया। अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, इन्होंने अहमदाबाद में जो सैपलिंग 2026 है ये प्रोग्राम, इसका उद्घाटन यहाँ पर किया है। तो ये कहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद में, ठीक है। तो इसका प्लेस वेन्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो डायलॉग है इसकी थीम, तो थीम मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। थीम भी आपसे पूछी जा सकती है, तो थीम ये है मेंशन, इस वाली लाइन में आप थीम दोबारा से देख सकते हैं। और हुआ क्या है कि जब ये उद्घाटन हुआ है तो ये 2 दिन का एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी था। तो इसमें जो MOFPI है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, और जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ये यहाँ पर मिलकर जो है इन्होंने जो आयोजित है ये किया गया है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है और एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ठीक है। 200 अप्रॉक्सीमेटली जो लोग थे, पार्टिसिपेंट थे, वो यहाँ पर थे इस डायलॉग में, और जिसमें पॉलिसी मेकर्स हैं, इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पर अपना जो है प्रेजेंस दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। आयोजक जो थे वो है मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इनके द्वारा इसको किया गया। और जो असेसमेंट होता है वो होता है लेवल ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, उसका यहाँ पर असेसमेंट किया गया है। तो ये एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सी रिपोर्ट जो इनका सैपलिंग 2026 डायलॉग था इसमें रिलीज़ की गई। तो ये था असेसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, इस चीज़ को यहाँ पर किया गया। अच्छा, फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि फल, सब्जी, अनाज ये सब है ना, तो इसको मशीनों के द्वारा प्रोसेस करके उन्हें खाने योग्य या लंबे समय के लिए सुरक्षित रखने वाले जो उत्पाद होते हैं, जैसे आप लोग देख पाएंगे अचार, जूस, जैम, इन सब में जो है बदला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फूड प्रोसेसिंग एक कम्प्लीटली पूरा एक सेक्टर है, ठीक है। कोल एक्सचेंज रूल्स 2026 के तहत एक्सचेंजों की जो रजिस्ट्रेशन और जो रेगुलेशन है तो इसके लिए किस संस्था को नोडल प्राधिकारी नियुक्त यहाँ पर किया गया है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच बॉडी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द नोडल अथॉरिटी फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द एक्सचेंजेस अंडर द कोल एक्सचेंज रूल्स। तो इसमें जो है कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन जो है CCO, इसको यहाँ पर इन्होंने जो है नियुक्त किया है। आपको बताना चाहूँगा कि भी जो कोयला मंत्रालय है तो इन्होंने जो कोल एक्सचेंज रूल 2026 है इसको इन्होंने लागू कर दिया है। तो अब क्या होगा कि जो कोयले की खरीद और बिक्री होगी वो पुराने तरीके के बजाय एक नए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक जो प्लेटफॉर्म है इस पर होगी। इसका मतलब ये है कि कोयला बाज़ार अब और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव यहाँ पर बनेगा। तो ये जो कोल एक्सचेंज रूल्स हैं इसको यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि अब ये लागू हो जाएंगे। तो इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ द कोल ने अनाउंसमेंट किया है अपना,
और इसमें क्या होगा कि जो माइंस एंड द मिनरल्स होंगे, अमेंडमेंट एक्ट ये 2025 है, तो इसके तहत जो है भारत की ये एक जो कोल सप्लाई चेन है इसको मॉडर्नाइज यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसके लिए जो है ओवरसाइट के तौर पर जो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन CCO है इनकी नियुक्ति की गई एज अ नोडल एजेंसी रहेगा। और अलग अलग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज यहाँ पर है, मतलब कि जो एक्सचेंज है उसको शुरू करने के लिए कंपनी की नेटवर्थ कम से कम जो है 50 करोड़ की यहाँ पर होनी चाहिए, ये है यहाँ पर। और जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑपरेट करने के लिए जो है 25 साल तक जो है यहाँ पर वो वैलिड यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें डेटा फॉर्मेट में आपके लिए ज़रूरी है। जून 2026 में तेजपुर लीची का पहला निर्यात किस देश के लिए किया गया? टू विच कंट्री वॉज द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ द तेजपुर लीची फैसिलिटेटेड इन जून 2026? तो क्या होता है कि जो असम है इसकी बहुत ही मशहूर तेजपुर लीची जो है इसको पहली बार जो है दुबई यहाँ पर भेजा गया है। ठीक है, इस काम को एक संस्था है जिसका नाम है APEDA, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं एपीडा। तो एपीडा के द्वारा जो है इस चीज़ को यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं कि किसने इस चीज़ को किया, कहाँ भेजा गया। ठीक है, तो एपीडा, और ये GI टैग्ड लीची है। ठीक है, तो जो असम की ये जो तेजपुर लीची है ये GI टैग्ड है। ठीक है, इसको जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन है वो यहाँ पर दिया गया है, इसका अपना एक महत्व है, GI टैग प्राप्त है तेजपुर लीची, और ये जो है असम की है, तो इसको असम से दुबई यहाँ पर भेजा गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि ये एक ऐसा माइलस्टोन है कि मतलब कोई भी किसान जो है वो अपनी फसल जो है आगे फर्दर प्रमोट कर रहा है, और आप देखें कि उसको लोकल मार्केट से 10% ज़्यादा दाम भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा यहाँ पर सिग्नल है, क्योंकि असम के किसानों की जो फसल है इसको जो लोकल मार्केट से ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, तो उससे उनकी कमाई भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो ये भी एक अच्छा यहाँ पर है, और इनको कमाई के तौर पर 10% ये एक बड़ा मार्जिन रेट होता है, और इनकी जो फसल है वो यहाँ पर भेजी गई है असम से दुबई में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ पूछा जा सकता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है APEDA ये किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है ना, ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये बेसिकली आता है। जो कॉमर्स इंडस्ट्री है उसके अंतर्गत में ये जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है APEDA, ये उसके अंतर्गत में आता है। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो जो गवर्नमेंट मार्केट पोर्टल एक सरकारी ऑनलाइन पोर्टल है जहां सरकारी विभाग अपनी ज़रूरत का सामान और सेवाएं जो है वो खरीदते हैं। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था, और हुआ क्या था कि जो भारत की सरकारी खरीद है इसको पूरी तरीके से डिजिटल बनाया जाए। तो इसके लिए जो है छोटे मोटे व्यापारी जो भी हैं इनको भी एक बड़ा काम यहाँ से मिलने लगा है। तो 9 अगस्त 2016 को इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब शुरू हुआ था, तो 9 अगस्त 2016 में। ठीक है, और ये एक हाईली ट्रांसपेरेंट डिजिटल एंड डेटा ड्राइवन इकोसिस्टम है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और इसमें जो ऑर्डर हैं लगभग 9 अगस्त 2016 को इसको शुरू किया गया था, तो इस पोर्टल ने अब तक लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा 2.17 करोड़ ऑर्डर्स हैं, इनको जो है यहाँ पर पूरा किया है। तो पोर्टल का नाम है GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, 9 अगस्त 2016 को शुरुआत किया गया, और इसमें जो वुमेन की जो भागीदारी है, जो फीमेल्स हैं तो उनकी बहुत अच्छी है। तो जो उद्योगपति हैं महिलाएं, तो 2.16 लाख से अधिक जो इनकी यूनिट्स हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, और इन्होंने लगभग 93,327 का प्रोक्योरमेंट भी किया हुआ है। प्रोक्योरमेंट जो है वो एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर है। और स्टार्टअप्स हैं तो ये ग्रो लगातार कर रहे हैं, जो 40,000 एंटिटीज़ हैं तो उनको भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो है उनका भी है यहाँ पर। और जो SC ST MSEs हैं तो उसमें इन्होंने बोला है कि 66,000 से ये अधिक हैं। ठीक है, तो ये 40,000 से अधिक हैं स्टार्टअप्स, ये 66,000 से अधिक हैं। और यहाँ पर जो है महिला उद्यमी है ये 2.16 लाख से अधिक जो है वो यहाँ पर है। और एक बड़ा टारगेट जो है वो यहाँ पर मिला है, क्योंकि जब हेल्थ इमरजेंसी थी तो उस दौरान 324 करोड़ वैक्सीन और 199 करोड़ जो सिरिंज हैं उसकी यहाँ पर खरीद थी। तो ये अपने आप में जो है एक बड़ा रिकॉर्ड भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये एक विशेष उपलब्धि यहाँ पर है।
तो ये सब कुछ कैसे हो पाया, जब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है तो उसमें जो है डेटा है वो हमारा ट्रांसपेरेंटली देखने को मिलता है। मिशन मौसम के तहत अगले 2 वर्षों में कुल कितने डॉपलर वेदर रडार इनका लक्ष्य रखा गया है। What is the target for the total number of the Doppler weather radars to be reached under मिशन मौसम in the next 2 years। तो जो हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर RMC इसका उद्घाटन किया है, और इसमें इन्होंने कहा है कि अगले जो 2 आपके वर्ष होंगे उसमें कुल 100 जो DWR हैं, डॉपलर वेदर रडार हैं, इनको जो है लगाने का लक्ष्य ये रखा गया है। तो अभी रिसेंट में जो ये रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर RMC इसका उद्घाटन कहाँ पर होता है, लखनऊ में। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा कि कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ है लखनऊ में, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारे यहाँ के डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, ये यूनियन मिनिस्टर हैं, और योगी आदित्यनाथ जी ये हैं उत्तर प्रदेश के CM, तो इन्होंने इस RMC का उद्घाटन किया है। अब इस मिशन के अंतर्गत में ये लोग 100 रडार लगाने वाले हैं अगले 2 सालों में, ठीक है। तो ये इनका लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। और जो डॉपलर वेदर रडार है इसकी संख्या 2014 में आप देखोगे तो केवल 17 थी, और अब जो है वो 50 है, और आने वाले टाइम पर अगले 2 सालों में ये 100 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखो ज़्यादातर यही है कि भारत में जो वेदर कंडीशंस हैं वो बहुत एक्यूरेट हैं। अब कौन सी फसल के टाइम पर क्या होने वाला है, तो उन चीज़ों के लिए जो वेदर रडार है वो यहाँ पर काफ़ी उपयोगी साबित होता है। तो ये मौसम का जो है पता लगाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या होता है कि ये जो वेदर रडार है ना, मेन काम ये होता है कि जो एयर है, हवा है हमारी, उसमें कितनी ज़्यादा नमी है, ठीक है, बारिश की बूंदें और बादलों की जो दिशा है, उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड, इन सबको ये असेसमेंट करता है। तो इसलिए जो है वेदर रडार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से इम्पैक्ट बेस्ड फॉरकास्टिंग है। केवल इतना बताना कि बारिश होगी काफ़ी नहीं है, किसी ने बता दिया कि भाई बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, ये नहीं। आप ये भी बताओ कि बारिश से खेती या आम जीवन कितना प्रभावित होगा। आए दिन देखते हो इतने बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं और इतने सारे लोगों की डेथ हो जा रही है। तो इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है इस जो ये वेदर रडार जो है डॉपलर वेदर रडार इससे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ है जो होनी भी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में SBI का जो ओवरऑल बिजनेस है उसने क्या माइलस्टोन यहाँ पर अचीव किया है। व्हाट माइलस्टोन डिड SBI's ओवरऑल बिजनेस क्रॉस इन फाइनेंशियल ईयर 2026। तो भाई भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़े आए हैं और इसमें 8,813 करोड़ का जो डिविडेंड है ये इनको एज अ मुनाफे के हिस्से में मिला है। तो हुआ क्या है कि इन्होंने जो है अपना 109 ट्रिलियन का जो ओवरसीज बिजनेस अक्रॉस है पूरा इन्होंने यहाँ पर क्रॉस किया है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2026 के आंकड़े हैं जो बहुत ही शानदार यहाँ पर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मुनाफा भी इस बार काफ़ी मिला है, और इसमें जो ये फ़ोटो दिख रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इनको जो डिविडेंड है वो भी दिया गया है सरकार को 8,813 करोड़ का। तो बैंक का जो व्यापार है वो काफ़ी अच्छा बढ़ा है, 109 ट्रिलियन रुपए के पार जो है वो यहाँ पर पहुँच गया है, और जो NPA इसमें भी गिरावट दर्ज देखने को मिली है। तो ये उपलब्धि जो है SBI की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको दिखाती है, और जो हमारी इकॉनमी है उसमें भी SBI का एक बड़ा योगदान है, क्योंकि 8,813 करोड़ का डिविडेंड जो है एक भारी मुनाफा जो है वो इनको सरकार को भी यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो ये जो आंकड़े हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेंगे, तो ये आप नोट यहाँ पर करते चलें, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड होता क्या है, जब जैसे आपने देखा कि कोई कंपनी जब उसको मुनाफा मिलता है तो वो क्या करती है कि अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने स्टेक होल्डर्स को भी देती है। जैसे आपने मेरी कंपनी के शेयर खरीद लिए, अब कल को क्या होगा कि मेरी कंपनी बहुत हाई वॉल्यूम प्रॉफिट में जा रही है, तो उस प्रॉफिट का जो एक प्रोपोर्शन है वो आपके पास भी जाएगा। तो इसी को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। तो जो अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है, और भारत सरकार जो है वो भी SBI का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर है। इस वजह से जो 8,813 करोड़ का जो अमाउंट है वो इनको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। NPA आप सभी को पता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। जब कभी भी कोई बैंक है जिसने लोन दे रखा है उसके बैड लोन्स हो जाएं, 3 महीने तक उसकी कोई रिकवरी नहीं हो रही है, तो उसके बाद उसको NPA बैड
बैड जो लोन्स है उसमें डाल देती है, ठीक है। 3 महीने में अगर कुछ भी नहीं मिला है उसको, ठीक है, तो ये बैड लोन्स में आ जाता है, तो उसी को हम लोग एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बाद में उसकी रिकवरी के लिए अलग अलग तरीके के वो चीज़ें हैं, वो पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं। ओके, तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और प्रति शेयर जो डिविडेंड है वो कितना यहाँ पर दिया गया, तो जो पर शेयर डिविडेंड है वो 17.35 है, ठीक है, ये पर इक्विटी यहाँ पर दिया गया। और इन्होंने बताया है कि जो हमारी ग्रोथ है अगर आप रुपए में देखेंगे तो लगभग 80,000 करोड़ रुपए है, लगभग 12.88% की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। भव्य योजना किस अवधि के लिए लागू यहाँ पर की गई है, तो जो भव्य योजना है ये हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, तो इन्होंने भव्य योजना जिसको बोलते हैं भारत औद्योगिक विकास योजना, इस पोर्टल को लॉन्च यहाँ पर किया है। और ये जो योजना है वो 2026 से 2032 तक रहेगी। तो इसका इन्होंने टारगेट ऐसा रखा है कि मतलब अगले 6 सालों में भारत में 100 ऐसे औद्योगिक इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाना जहाँ पर कंपनियाँ तुरंत काम शुरू कर चुके हैं, तो इसको इन्होंने भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना का नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और ये जो पीयूष गोयल जी हैं इनके पास में यूनियन मिनिस्टर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो है, ठीक है। 2026-27 से 31 मतलब 6 सालों में, अगले 6 सालों में रेडीमेड जो है 100 इन्वेस्टमेंट रेडी इंडस्ट्रियल पार्क जो है इनको ऐसे बनाना ताकि डायरेक्टली आए और यहाँ पर काम शुरू किया जा सके, ठीक है। इसके लिए जो बजट एलोकेशन है वो है 33,600 करोड़ का, ठीक है। फाइनेंशियल जो आउटले है वो है 33,600 करोड़ का। और इसमें क्या होगा कि यहाँ पर पहले से ही उनको रेडी मूव ज़मीन मिलेगी, बिजली, पानी, सड़कें। अच्छा, ऐसी जगह जो है ना कई जगह पर है, अगर आप देखें थोड़ा सा जो एनसीआर रीजन है ना यहाँ पर है, यहाँ पर इनका एक डीएमआईसी प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो डीएमआईसी प्रोजेक्ट में इन्होंने क्या कर रखा है, एक बहुत बड़ा हायर का प्लांट है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें इनकी हायर की अलग अलग जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर बनते हैं जो डेली यूजेज है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह, तो इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर जगह दी गई है। तो होता क्या है कि भारत सरकार में जब कभी भी ये जो भव्य है, जैसे कि भारत औद्योगिक विकास योजना मैं आपको बता रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश में एनसीआर रीजन में क्या कर रखा गया है कि एक पार्टिकुलर प्लेस जो है ये एक चैन बना रखी है कि इसमें जो डेवलपमेंट ऑलरेडी डेवलप्ड ये फेज़ है, तो यहाँ पर इन्होंने 5-5 हज़ार मीटर के प्लॉट्स दे रखे हैं। अब इन प्लॉट्स के पास में क्या है, ज़मीन प्रॉपर बनी है, बाउंड्री प्रॉपर है, लाइटिंग फैसिलिटी, ये सब कुछ है। यहाँ पर कंपनी आनी है और उसको अपना सेटअप लगाना है और काम करना शुरू कर देना है। तो इसके कारण जो है इकोनॉमिक बूस्ट है वो ज़्यादा अच्छा यहाँ पर मिलता है। तो इस वजह से जो है ये जो एक्सेलरेट करने में जो भारत की इकॉनमी है उसमें एक महत्वपूर्ण जो है कदम है यहाँ पर। ओके, वेस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है, तो लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह शाही ने वेस्टर्न कमांड के जो नए चीफ ऑफ स्टाफ COS है, तो इनका जो पदभार है वो यहाँ पर ग्रहण किया है। और ये जो कमांड है वो चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन जो हरियाणा है वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इनकी पोजीशन कौन सी है, तो ये चीफ ऑफ स्टाफ COS वेस्टर्न कमांड के नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह शाही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखो जो रेड में हम लोग अंडरलाइन करते हैं ना, ये बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें वो सब यहाँ पर इंक्लूडेड ऑलरेडी रहती हैं। भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में स्वीकृत मरारीकुलम अलाप्पुझा दोहरीकरण जो परियोजना है, तो ये पूछा गया कि कौन से जो फेमस जो रेलवे कॉरिडोर है इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पर है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो भारतीय रेलवे इन्होंने केरल के जो मारियाकुलम और अलाप्पुझा इनके बीच में 10.65 किलोमीटर लंबा एक ट्रैक है, इसको डबल करने की जो मंजूरी है वो यहाँ पर दी गई है। तो ये जो प्रोजेक्ट है
वो एर्नाकुलम और तोरावर जो अलाप्जुआ इनका एक महत्वपूर्ण इस ट्रैक का हिस्सा है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी परियोजना का है। तो इसमें जो मेजर फ़ायदा है ना वो ये मिलने वाला है कि जो सिंगल लाइन है उसको यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, तो सिंगल लाइन ख़त्म होने से क्या हो जाएगा कि जो डबल लाइन अगर होगी तो उससे जो रूट है वो ज़्यादा फास्ट यहाँ पर काम करेगा। तो जो केरल में जो मारियाकुलम आलापुझा सेक्शन है इसका जो डबल साइड होगा तो उससे क्या होगा कि जो एर्नाकुलम और जो कायमकुलम कॉरिडोर है इसकी जो रुकावट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या क्या कर रखा है, कितना कितना जो आउटले है वो कितना है, तो अनुमानित लागत जो है वो 220 करोड़ रुपए की है। ठीक है, 220 करोड़ की जो लागत है वो यहाँ पर है। और ये एक साउथर्न रेलवे जोन का एक बड़ा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जो हो रहा है और इसकी दूरी जो है वो 10.65 किलोमीटर है। ये जो है मारियाकुलम और अलाप्जुआ सेक्शन जो केरला में उसकी डबलिंग डिस्टेंस यहाँ पर की जा रही है 10.65 को। ठीक है, तो इतना ज़रूरी आपके लिए है। व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ द 30th ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम? जो 13वां आपका ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम है तो इसकी जो डेट है वो है 11-12 जून। ठीक है, 2026। तो इसको दिल्ली में बेसिकली जो है हो रहा है और भारत जो है वो इसकी मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि इसकी थीम क्या है, तो ये थीम है सिटीज़ फॉर द पीपल, ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर द इंक्लूसिव एंड रिजिलेंट अर्बन फ्यूचर्स। ठीक है, तो इसमें ब्रिक्स के जो सभी 11 देशों के जो मंत्री हैं वो और जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं ताकि जो सिटीज़ हैं इनको बेहतर सुरक्षा और रहने योग्य यहाँ पर बना जा सके। तो इसी वजह से इस बार की जो थीम है वो रखी है सिटीज़ फॉर द पीपल, तो जिसका मकसद है लोगों को एक बेहतर शहर में रहने योग्य जो है वो बनाया यहाँ पर जा सके, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो वहाँ पर उनको मिलनी चाहिए। तो इसमें 11 ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़ हैं और इस बार जो है भारत के पास इसकी चेयरशिप है 11 से 12 जून भारत में। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा आप लोग। फाइन। तो अभी निम्न में से कौन से देश को जो यूरोपियन यूनियन है इनके जो न्यू रूल्स हैं तो उसके तहत जो है एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, एग्स हो गया, हनी हो गया, एनिमल केसिंग्स हो गया, तो इसके जो एक्सपोर्ट है इसकी मंजूरी उनको मिल गई है। तो इसमें जो है भारत ने एक बड़ा मौका यहाँ पर हासिल किया है। आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया और ईयू के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अभी भारत के जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इनको इन्होंने क्वालिटी वाइज जो है वो यहाँ पर अप्रूव्ड किया है। तो जैसे मछली हो गए, अंडे, शहद और जो पशु संबंधित उत्पाद हैं तो इसको सितंबर 2026 के बाद भी भेजने की मंजूरी मिल गई है। अभी यूरोपियन यूनियन ने क्या किया था कि अपने जो रूल्स हैं वो काफ़ी कड़े कर दिए थे, लेकिन भारत ने उन सारे मानकों को यहाँ पर पूरा कर लिया है जिससे जो हमारा निर्यात है वो यहाँ पर सुरक्षित है। और भारत का जो फिशरीज़ है वो काफ़ी बड़ा मार्केट प्लेस है, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 1.59 बिलियन डॉलर का जो फ़िश और जो फिशरी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग जो है ईयू के पास में भेजते हैं। तो ये एक बड़ा जो है स्टेप होगा। ESIC फीडबैक सिस्टम में IP नंबर जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस पर्सन नंबर, इसका जो सत्यापन है वो किस माध्यम से किया जाता है? हाउ इज़ द IP नंबर इंश्योरेंस पर्सन नंबर वेरीफाइड इन द ESIC फीडबैक सिस्टम? तो इसमें जो बेसिकली जो इनका एक ऐसा फॉर्मेट है कि रियल टाइम OTP बेस्ड वेरिफिकेशन है, तो उससे ही ये लोग वेरीफाई करते हैं। जो भी ESIC ने अपने जितने भी अस्पताल हैं और जितने भी डिस्पेंसरीज हैं इनके लिए इन्होंने एक ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम जो है वो शुरू यहाँ पर कर दिया है। तो क्या होगा कि जो भी पेशेंट होगा अब वो अपना इलाज होने के बाद अपना पूरा फीडबैक जो है वो यहाँ पर दे सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें अगर कोई भी हॉस्पिटल की रेटिंग अगर 3 से कम पाई जाती है, ठीक है, तो उसके लिए ये लोग जो है अधिकारी जो है वो खुद ब खुद अलर्ट भेजेंगे ताकि वहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो ये एक अच्छा स्टेप होगा जो कि ESIC के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या फॉर्मेट इनका होगा, तो रियल टाइम जो OTP बेस्ड सिस्टम है इसको यहाँ पर जो है भेजा जाएगा और इससे जो है वेरीफाई किया जाएगा कि पार्टिकुलरली जिस पर्सन ने वहाँ पर ट्रीटमेंट लिया है उसको क्या क्या चीज़ों की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ये चाह रहा है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स इम्पेनल हॉस्पिटल्स हैं इनकी जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर सुधरें। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर कर रखा है कि कोई भी जो लाभार्थी है, जो पेशेंट है,
वो क्यूआर कोड या फिर वेबसाइट के माध्यम से अपनी राय तो दे सकते हैं। और ये सिस्टम पूरी तरीके से पारदर्शी रहे, इसमें सुरक्षा के लिए जो है ओटीपी इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और कम रेटिंग मिलने पर जो है वो लोग उसको थोड़ा सा पेनलाइज करेंगे और जो अधिकारी वगैरह हैं वो वहाँ पर विजिट करके उन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। जून 2026 में हरियाणा सरकार के साथ रोड डस्ट मिटिगेशन, सड़क की धूल कम करने के लिए किस संस्थान के साथ में एक एमओयू जो है वो यहाँ पर साइन किया गया है? तो CSIR एक सरकारी ये रिसर्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन है और हरियाणा के बीच में एक एमओयू बेसिकली साइन हुआ है। तो इस समझौते में क्या होगा कि जो शहरी इलाके हैं, खासकर जो NCR आप देखेंगे तो वहाँ पर जो सड़कों को पक्का करने और उनके किनारे पौधे लगाना ये भी जो है ज़रूरी कहा गया है। और इससे क्या होगा कि जो धूल वगैरह है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम होगी। तो ये हुआ है किसके साथ में? CSIR, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR और CRRA, इनके बीच में जो है एक समझौता हुआ है। ये हरियाणा सरकार के साथ में हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो ये लोग साथ मिलकर जो है जो डस्ट वगैरह उसको कम करने के लिए पेड़ वगैरह लगाएंगे और जो सड़क है तो उनके किनारे किनारे जो है हरियाली विकसित करेंगे ताकि धूल उड़ने से ये जो प्रोजेक्ट है जो हवा है ना वो हमारी प्रदूषित यहाँ पर ना हो, ठीक है। तो उसके लिए जो है एक इन्होंने बढ़िया जो कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM, इस पर इस इनिशिएटिव के साथ में इसको इन्होंने चलाया जा रहा है, ठीक है। किस रेटिंग एजेंसी ने वेदांता लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग को AA+ में अपग्रेड यहाँ पर किया है? तो जो ICRA है, तो ICRA ने क्या किया है कि जो वेदांता लिमिटेड और वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड है तो इनकी रेटिंग को बढ़ाकर AA+ में स्टेबल इन्होंने कर रखा है। पिछले 10 सालों में वेदांता ग्रुप जो है उसकी सबसे जो अच्छी है ये रेटिंग यहाँ पर है और ये रेटिंग ये दिखाता है कि कंपनी कितनी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये एक मेजर माइलस्टोन है वेदांता के लिए भी, ओके। और दूसरी चीज़ क्या है कि इन्होंने जो अपना 1 मई 2026 को जो डीमर्जर है वो इनका पूरा हो गया। तो उसके बाद में कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है वो भी यहाँ पर पता लगी। तो डीमर्जर के बाद में जो है ये चीज़ें क्लियरली फॉर्मेट में यहाँ पर आ गई, ठीक है। और क्रेडिट रेटिंग जो है वो एक तरीके से ग्रेड बताती है कि कोई भी कंपनी जो है अपने कर्ज चुकाने में कितनी सक्षम है, उसको लोन दिया जा सकता है नहीं दिया सकता है, इसलिए उसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो काफ़ी मैटर यहाँ पर करती है। जैसे आपका सिविल स्कोर होता है वैसे कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग होती है, ठीक है। 2026 में जो एस्टन विला है इन्होंने किस फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है वो यहाँ पर जीता है? तो एस्टन विला ने 2025-26 का जो UEFA जो यूरोप लीग है वो अपने नाम पर किया है और इस्तांबुल के जो बेसिकतास पार्क है तो वहाँ पर ये टूर्नामेंट होता है बेसिकली। और इसमें जो है इन्होंने SC फ्रीबर्ग को 3-0 से यहाँ पर हरा दिया, ठीक है। और इस जीत के साथ में जो एस्टन विला है इसका 44 साल का जो सूखा है वो भी यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। विच वाइटामिन डेफिशिएंसीज वर मोस्ट प्रिवलेंट अमॉन्ग इंडिविजुअल्स एट अ रिस्क ऑफ द डिमेंडिया इन द ICMR निन स्टडी? तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ICMR जो मिन हैदराबाद में है तो इन्होंने एक अपनी रिसर्च में पाया कि शरीर में ज़रूरी विटामिन की कमी होने से जो डिमेंशिया मतलब याददाश्त खोने की बीमारी इसका खतरा जो है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। तो इसमें जो है विटामिन D, B2, B6 एंड B12 है। ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी याददाश्त को मजबूत बना के रहते हैं। लेकिन अगर इनकी डेफिशिएंसी अगर है तो सबसे ज़्यादा जो है जिसको हम बोलते हैं डिमेंशिया, याददाश्त खोने का खतरा जो है वो यहाँ पर बढ़ा है। हुआ क्या कि 40 से 80 साल के 570 लोगों पर एक रिसर्च की गई जिसमें ये पता चला कि विटामिन D, B2 और B6, B12 की कमी थी। तो उनमें जो है डिमेंशिया का रिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। तो ये जो सर्वे है वो यहाँ पर बताता है, ठीक है। तेलंगाना में बेसिकली सर्वे होता है और इसमें 40 से 80 साल के लोगों के साथ में ये सर्वे लिया गया जिसमें इनमें इस चीज़ों की कमी थी। तो इसमें पाएगा कि डिमेंशिया मतलब याददाश्त जो है वो जल्दी इनकी भूल रही है, ठीक है। विच यूनाइटेड नेशंस लेबर एजेंसी हैज़ फ्रोजन द अपॉइंटमेंट ऑफ द US ऑफिशियल्स ड्यू टू अनपेड ड्यूज? तो संयुक्त राष्ट्र की कौन सी जो एजेंसी है जिसने भुगतान न होने पर अमेरिकी अधिकारियों की नियुक्ति को फ्रीज कर दिया है? तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO है
तो इन्होंने अमेरिकी जो अधिकारी हैं इनकी नियुक्ति पर यहाँ पर रोक लगा दी है। इसका कारण ये बताया कि अमेरिका ने जो अपना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है वो अभी तक जमा नहीं करा है। तो अब जो है इन्होंने जो भी इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसमें क्या होगा कि बेसिकली एक जो अमेरिका के एक बहुत ही टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी इन्होंने जो अपॉइंटमेंट है उसको भी कैंसिल कर दिया। आईएलओ का कुल बजट का जो 22% हिस्सा है वो अमेरिका से आता है, ठीक है। तो $328 मिलियन का जो है इनके ऊपर बकाया है। तो इसका इन्होंने यही एक स्टेप उठाया है कि अब आईएलओ और अमेरिकी सरकार के बीच जो है यहाँ पर बातचीत जारी भी है और जल्दी इसको सॉर्ट आउट यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस मैंने लास्ट आपके लिए रखे हुए थे, तो जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया था वो लोग मैच कर सकते हैं। ऑरेंज सिटी नागपुर है और लैंड ऑफ द थाउजेंड्स हिल्स जो है रवांडा और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ये है यमुना रिवर, ठीक है। तो ऐसे 5 क्वेश्चंस मैं आपको डेली देता हूँ। ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए आज के लिए हैं, तो आप इनका आंसर्स दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड PDF वगैरह आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अगर कोई डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो आप हमसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं।